अब हम पराशरी शैली में भाव अनुसार व्यक्तित्व विश्लेषण की ओर बढ़ते हैं। मुख्य ध्यान केवल मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व पर है। लग्न सिंह है। सूर्य 12वें भाव कर्क में स्थित है। बुध और शुक्र पहले भाव में हैं। बाहरी रूप से व्यक्ति आकर्षक, अभिव्यक्तिशील और बुद्धिमान दिखाई देता है बुध के कारण। भीतरी रूप से पहचान में अस्पष्टता और आत्मसंदेह के चक्र रहते हैं सूर्य 12वें भाव में होने के कारण। व्यक्ति पहचान चाहता है सिंह लग्न, लेकिन स्वयं पीछे हटता है या स्वयं को बाधित करता है। मजबूत सौंदर्य बोध और संचार क्षमता होती है। सोचने वाला और प्रस्तुत करने वाला है, लेकिन आत्मपरिभाषा स्थिर नहीं होती। वाणी ही व्यक्तित्व को परिभाषित करती है। बोलने से पहले सोचता है, लेकिन कभी कभी अत्यधिक विश्लेषण करने लगता है। मूल्य बुद्धि और पहचान पर आधारित हैं। शनि तुला में उच्च का होकर तीसरे भाव में है। बहुत अनुशासित प्रयास करता है। साहस धीरे धीरे विकसित होता है, लेकिन बहुत मजबूत बन जाता है। संचार में निरंतरता, लेकिन गंभीरता रहती है। शनि जागृत और प्रकाशित अवस्था में है, जिससे कार्यक्षमता बहुत मजबूत होती है। चंद्रमा नीच मंगल और केतु वृश्चिक में हैं। भावनात्मक तीव्रता और अस्थिरता, अवचेतन भय गहरे होते हैं। भीतरी उथल पुथल प्रबल होती है। भीतरी क्रोध और अलगाव की भावना, अचानक भावनात्मक प्रतिक्रिया। गहरा सोचने वाला, लेकिन भावनात्मक रूप से अस्थिर और कभी कभी एकांत पसंद करता है। बृहस्पति अपने ही राशि धनु में वक्री अवस्था में है। बहुत मजबूत बुद्धि और दार्शनिक गहराई। वक्री होने के कारण स्वयं की मान्यताएं बनाता है, दूसरों से आसानी से प्रभावित नहीं होता। स्वतंत्र विचारक, भीतरी रूप से विचारों में कठोरता आ सकती है। समस्याओं को तर्क, धैर्य और सहनशीलता से संभालता है। संघर्ष से बचता नहीं, बल्कि योजनाबद्ध और देर से प्रतिक्रिया देता है। स्वाभाविक रूप से रोमांटिक नहीं, मानसिक जुड़ाव और प्रयास की आवश्यकता होती है। चौथे भाव की स्थिति के कारण खुलकर भाव व्यक्त करना कठिन होता है। गुप्त ज्ञान, मनोविज्ञान और ज्योतिष में रुचि होती है। 10वां भाव राहु वृषभ में उच्च का है। मान्यता, भौतिक सफलता और सामाजिक प्रतिष्ठा की तीव्र इच्छा। कभी कभी स्थिति और सफलता के प्रति अत्यधिक आसक्ति। लाभ बुद्धि, संचार और नेटवर्किंग से मिलता है। सामाजिक लेकिन चयनात्मक। अवचेतन बहुत सक्रिय होता है। ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए एकांत की आवश्यकता होती है। वह चाहता है कि उसे गहराई से समझा जाए, पहचाना जाए और महत्व दिया जाए, केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि आत्मिक स्तर पर। लेकिन यहाँ एक मोड़ है। 12वें भाव का सूर्य उसे अंदर से अदृश्य या अनदेखा महसूस कराता है। वृश्चिक का चंद्रमा उसे भावनात्मक रूप से गलत समझा गया महसूस कराता है। वह पहचान चाहता है सिंह और राहु के कारण, लेकिन अपने वास्तविक स्वरूप को छुपाता है 12वें भाव का सूर्य, और उसे लगता है कि कोई उसे समझ नहीं पाता वृश्चिक चंद्रमा। 10वें भाव का राहु उसे उपलब्धि और पहचान के माध्यम से इसकी भरपाई करने के लिए प्रेरित करता है। वह चाहता है कि कोई उसे उसी तरह समझे जैसे वह बाकी सबको समझता है, लेकिन ऐसा लगभग कभी नहीं होता। अब हम पराशरी विश्लेषण के और भी गहरे स्तर में प्रवेश करते हैं। यहाँ D1 राशि कुंडली कर्म क्षेत्र को दर्शाती है, जबकि D9 नवांश कुंडली धर्म, आंतरिक परिपक्वता और वास्तविक शक्ति को दर्शाती है। नवांश यह दिखाता है कि ग्रहों की वास्तविक शक्ति और दिशा जीवन की सतही परत से परे कैसी होती है। D1 में सूर्य कर्क राशि के 12वें भाव में स्थित है, जो कमजोर और छुपी हुई पहचान को दर्शाता है। D9 में सूर्य मकर राशि में है, जो शत्रु राशि है और अनुशासित वातावरण को दर्शाती है। इसका अर्थ है कि अहंकार स्वाभाविक रूप से स्थिर नहीं है। जीवन व्यक्ति को अनुशासन, जिम्मेदारी और विनम्रता की ओर धकेलता है।
कर्म संदेश यह है कि व्यक्ति को मान्यता की खोज छोड़कर संरचना और जिम्मेदारी विकसित करनी चाहिए। D1 में चंद्रमा वृश्चिक में नीच का होकर चौथे भाव में है। D9 में चंद्रमा मीन राशि में है, जो जल तत्व की संवेदनशील और आध्यात्मिक प्रकृति को दर्शाता है। इसका अर्थ है कि बाहरी मन अशांत है, लेकिन आंतरिक आत्मा अत्यंत संवेदनशील और आध्यात्मिक है। कर्म संदेश यह है कि भावनात्मक पीड़ा को करुणा और आध्यात्मिक गहराई में परिवर्तित करना आवश्यक है। D1 में मंगल वृश्चिक में अपने ही राशि में मजबूत है। D9 में मंगल कर्क में नीच का है। इसका अर्थ है कि बाहरी रूप से व्यक्ति शक्तिशाली और तीव्र है, लेकिन अंदर से भावनात्मक प्रतिक्रिया अधिक होती है और क्रिया दिशाहीन हो सकती है। कर्म संदेश यह है कि कार्य करने से पहले भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना आवश्यक है। D1 में बुध सिंह लग्न में है। D9 में बुध कन्या में उच्च का है। यह एक बहुत बड़ी शक्ति को दर्शाता है। आंतरिक बुद्धि बाहरी अभिव्यक्ति से अधिक मजबूत है। कर्म संदेश यह है कि बुद्धि का उपयोग विनम्रता के साथ किया जाए, न कि अहंकार के साथ। D1 में बृहस्पति धनु में अपने ही राशि में मजबूत है। D9 में बृहस्पति कर्क में उच्च का है। यह पूरी कुंडली का सबसे शक्तिशाली ग्रह है। यह स्पष्ट धार्मिक संरक्षण को दर्शाता है। कर्म संदेश यह है कि ज्ञान, शिक्षण, मार्गदर्शन और परामर्श के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। D1 में शुक्र सिंह में है। D9 में शुक्र वृषभ में अपने ही राशि में है। इसका अर्थ है कि बाहरी रूप से आकर्षण और प्रशंसा की इच्छा है, लेकिन भीतर स्थिरता, आराम और वास्तविक संबंध की इच्छा है। कर्म संदेश यह है कि आकर्षण से स्थिरता की ओर बढ़ना चाहिए। D1 में शनि तुला में उच्च का है। D9 में शनि कुंभ में अपने ही राशि में है। यह अत्यंत शक्तिशाली कर्म ग्रह को दर्शाता है। जीवन अनुशासन, प्रयास और दीर्घकालिक निर्माण की मांग करता है। कर्म संदेश यह है कि धीमी प्रगति को स्वीकार करें, क्योंकि महारत धैर्य से आती है। D1 में राहु 10वें भाव में और केतु चौथे भाव में है। D9 में राहु छठे भाव में और केतु 12वें भाव में है। इसका अर्थ है कि भौतिक महत्वाकांक्षा और भावनात्मक अलगाव के बीच संतुलन आवश्यक है। कर्म संदेश यह है कि महत्वाकांक्षा और आंतरिक शांति के बीच संतुलन बनाना चाहिए। जीवन में भ्रम, भावनात्मक अस्थिरता और पहचान की इच्छा दिखाई देती है। आंतरिक संरचना D9 भीतर ज्ञान, अनुशासन और आध्यात्मिक परिपक्वता मौजूद है। यह एक असंतुलित कर्म स्थिति बनाता है, जहां व्यक्ति के भीतर शक्ति होती है, लेकिन बाहरी जीवन अस्थिर महसूस होता है। सबसे पहले मन को संतुलित करना आवश्यक है। D1 में चंद्रमा कमजोर है, लेकिन D9 में मजबूत है। इसका अर्थ है कि मन ही मुख्य संघर्ष का क्षेत्र है। आवश्यक अभ्यास है ध्यान, मौन, भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को कम करना और अधिक सोचने की प्रवृत्ति से बचना। दूसरा, क्रिया को नियंत्रित करना आवश्यक है। बाहरी रूप से शक्ति है, लेकिन अंदर कमजोरी है। समस्या यह है कि व्यक्ति भावनात्मक प्रतिक्रिया में कार्य करता है और बाद में पछताता है। समाधान यह है कि निर्णय लेने में देरी करें और स्पष्टता के बाद ही कार्य करें। तीसरा, अहंकार से कर्तव्य की ओर बढ़ना आवश्यक है। D1 में सूर्य कमजोर है, इसलिए व्यक्ति को मान्यता की खोज छोड़कर जिम्मेदारी पर ध्यान देना चाहिए। इससे सूर्य सकारात्मक रूप से सक्रिय होता है। चौथा, बृहस्पति के मार्ग का अनुसरण करना सफलता की कुंजी है। यह दोनों कुंडलियों में सबसे मजबूत ग्रह है। ज्ञान, शिक्षण, परामर्श और मार्गदर्शन का मार्ग जीवन को स्थिर करता है। पांचवा, शनि के मार्ग को स्वीकार करना आवश्यक है। जीवन में कुछ भी आसानी से नहीं मिलेगा। सब कुछ धीरे धीरे मिलेगा, लेकिन स्थायी रूप से मिलेगा। प्रतिरोध करने से कष्ट बढ़ेगा, जबकि स्वीकार करने से महारत प्राप्त होगी। छठा, संबंधों का कर्म। नवांश में शुक्र बेहतर हो जाता है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को आकर्षण से आगे बढ़कर प्रतिबद्धता और भावनात्मक परिपक्वता सीखनी होगी। सातवां, अलगाव का पाठ। केतु चौथे भाव और 12वें भाव से जुड़ा है।
इसका अर्थ है कि आंतरिक शांति बाहरी दुनिया से नहीं मिल सकती। व्यक्ति को भीतर स्थिरता बनानी होगी। जीवन को कैसे दिशा दी जाए? मान्यता के पीछे नहीं भागना चाहिए। भावनात्मक प्रतिक्रिया में कार्य नहीं करना चाहिए। अत्यधिक सोचने से बचना चाहिए। अनुशासन और नियमितता अपनानी चाहिए। बुद्धि का गहराई से उपयोग करना चाहिए, जैसे शोध, विश्लेषण और शिक्षण। भावनात्मक स्थिरता विकसित करनी चाहिए, जहां मौन अभिव्यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण हो। धीमी लेकिन स्थायी सफलता को स्वीकार करना चाहिए। यह कुंडली तेज, दिखावटी और अहंकाराधारित जीवन के लिए नहीं बनी है। यह गहरे, अनुशासित और ज्ञानाधारित जीवन के लिए बनी है, जहां भावनात्मक अराजकता को ज्ञान में परिवर्तित किया जाता है। मन को नियंत्रित करें, कर्मों में अनुशासन लाएं और ज्ञान का अनुसरण करें, बाकी सब अपने आप व्यवस्थित हो जाएगा। सूर्य अश्लेषा नक्षत्र में कर्क राशि के 12वें भाव में स्थित है। अश्लेषा नक्षत्र का देवता नाग है, जो सर्प ऊर्जा का प्रतीक है और इसकी शक्ति बांधने, लपेटने तथा भीतर तक प्रवेश करने की होती है। इसका गुण तमसिक है और इसकी प्रेरणा धर्म और अर्थ का मिश्रण होते हुए भी मनोवैज्ञानिक रूप से अत्यंत तीव्र होती है। सूर्य, जो पहचान, अहंकार और आत्माभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जब अश्लेषा में आता है तो व्यक्ति की पहचान सीधी या स्पष्ट नहीं रहती, बल्कि परतदार, छिपी हुई और रणनीतिक हो जाती है। ऐसा व्यक्ति स्वयं को खुलकर व्यक्त नहीं करता, बल्कि अपनी पहचान को इस प्रकार सुरक्षित रखता है जैसे सर्प अपने शरीर को कुंडली बनाकर छिपाता है। इस स्थिति के कारण व्यक्ति के भीतर असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण वह नियंत्रण की प्रवृत्ति विकसित करता है। वह गुप्त स्वभाव का हो सकता है और कभी कभी भावनात्मक रूप से रणनीतिक या चालाक भी दिखाई दे सकता है। इसके साथ ही विश्वास से संबंधित समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। हालांकि इसका उच्च स्तर यह है कि व्यक्ति में गहरी मनोवैज्ञानिक समझ विकसित होती है और वह मानव स्वभाव, कमजोरियों तथा अवचेतन पैटर्न को गहराई से समझ सकता है। 12वें भाव और अश्लेषा का संयोजन पहचान में भ्रम, अलगाव की भावना और अत्यधिक सक्रिय अवचेतन को दर्शाता है। इस स्थिति का मुख्य कर्म संदेश यह है कि व्यक्ति को अपनी पहचान को नियंत्रण या मनोवैज्ञानिक रक्षा तंत्र के पीछे छिपाए बिना व्यक्त करना सीखना चाहिए। चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में वृश्चिक राशि के 4थे भाव में नीच स्थिति में है। ज्येष्ठा नक्षत्र का देवता इंद्र है, जो शक्ति और संरक्षण का प्रतीक है और इसकी शक्ति ऊपर उठने, विजय प्राप्त करने और श्रेष्ठता स्थापित करने की है। चंद्रमा, जो मन और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है, इस नक्षत्र में होने पर व्यक्ति के भीतर यह गहरी इच्छा उत्पन्न करता है कि वह भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण, सम्मानित और श्रेष्ठ महसूस करे। लेकिन वृश्चिक में नीच स्थिति के कारण यह इच्छा असुरक्षा, नियंत्रण खोने के भय और भीतर की हीन भावना को बाहरी श्रेष्ठता से छिपाने की प्रवृत्ति में बदल जाती है। इससे व्यक्ति के भीतर एक आंतरिक संघर्ष उत्पन्न होता है, जहां एक ओर वह स्वयं को मजबूत दिखाना चाहता है, जबकि दूसरी ओर भीतर से वह स्वयं को कमजोर अनुभव करता है। 4थे भाव में इस स्थिति के कारण उसका भावनात्मक केंद्र अत्यंत तीव्र, रक्षात्मक और नियंत्रक बन जाता है। वह दूसरों से तुलना कर सकता है, यह महसूस कर सकता है कि कोई उसकी गहराई को नहीं समझता और कभी कभी अचानक भावनात्मक नियंत्रण या दूरी बना सकता है। हालांकि इसका उच्च रूप यह है कि व्यक्ति एक रक्षक स्वभाव विकसित करता है, संकट की स्थितियों को बेहतर तरीके से संभाल सकता है और समय के साथ गहरी भावनात्मक दृढ़ता प्राप्त कर सकता है। इसका कर्म संदेश यह है कि भावनात्मक असुरक्षा को स्थिरता और नेतृत्व में परिवर्तित किया जाए। मंगल विशाखा नक्षत्र में वृश्चिक राशि के 4थे भाव में स्थित है। विशाखा नक्षत्र के देवता इंद्र और अग्नि हैं, जो द्वैत ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसकी शक्ति लक्ष्य प्राप्त करने तथा विस्तार करने की होती है। मंगल, जो क्रिया, ऊर्जा और प्रेरणा का प्रतिनिधित्व करता है, इस नक्षत्र में होने पर व्यक्ति को अत्यधिक लक्ष्य केंद्रित और जुनूनी बना देता है। ऐसा व्यक्ति बिना सोचे समझे कार्य नहीं करता, बल्कि गहरे ध्यान, दृढ़ता और लक्ष्य के प्रति तीव्र लगाव के साथ कार्य करता है। वृश्चिक में इस स्थिति के कारण उसकी क्रिया तीव्र, भावनात्मक और कभी कभी विनाशकारी भी हो सकती है। 4थे भाव में होने के कारण उसकी आंतरिक ऊर्जा अस्थिर रहती है,
जिससे वह लगातार किसी न किसी लक्ष्य के पीछे लगा रहता है और भीतर से स्थिरता का अनुभव नहीं कर पाता। इसके परिणामस्वरूप अत्यधिक सोच, भावनात्मक आक्रामकता और आंतरिक निराशा जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। हालांकि इसका उच्च रूप यह है कि व्यक्ति अत्यंत दृढ़ निश्चयी होता है, वह उन लक्ष्यों को भी प्राप्त कर सकता है जिन्हें अन्य लोग छोड़ देते हैं, और उसमें गहरे स्तर पर परिवर्तन लाने की शक्ति होती है। इसका कर्म संदेश यह है कि वह अपने जुनून को भावनात्मक प्रतिक्रिया में नहीं, बल्कि रचनात्मक और स्पष्ट लक्ष्यों में लगाए।